नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और लगातार तीसरा दिन जबकि भारतीय बाजार ऐतिहासिक स्तरों पर बंद होते हुए दिखाई पड़े और जो मूव है वो ना केवल फ्रंट लाइन में है, लगातार 13वां दिन जबकि मिड कैप स्मॉल कैप भी पार्टिसिपेट कर रहा है, अच्छी तेजी दिखा रहा है, रादर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है मिड कैप स्मॉल कैप में। आज क्लियर कट जो मार्केट के पार्टिसिपेंट थे उसमें पीएसयू बैंक्स थे, इसके अलावा ऑटो था, दोनों में ही आज जोरदार तेजी थी। स्पेशली टाटा मोटर जो कि लगातार दूसरा दिन एक स्ट्रांगली परफॉर्म करता हुआ, M&M इनफैक्ट याद भी नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम कब 10% का अपर सर्किट M&M में लगता हुआ दिखाई पड़ा था और आज वहां पर एक अच्छी तेजी 10% के आसपास का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। छोटे मझोले सेक्टर्स में जैसे कि पाइप स्पेस में अच्छी खरीदारी थी, जैसे कि एविएशन स्पेस में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, इसके अलावा सेलेक्टिव फार्मास्यूटिकल स्पेस में खरीदारी थी, लिकर के कुछ शेयरों में खरीदारी थी। तो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट्स जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है और पीएसयू बैंक तो बट ऑफ वैसे आज मेजरली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो अलग अलग छोटे छोटे सेक्टर्स में खरीदारी, मिड कैप में खरीदारी, फ्रंट लाइन में खरीदारी, प्रॉफिट टेकिंग कुछ हद तक देखने को मिली फार्मा में, आईटी में, जो कि इंडिकेट करता है कि अभी भी एग्रेसिव सेक्टर्स के साथ ही बाजार जाना चाह रहा है, यानी कि जो तेजी का रुख है वो शायद और बनता हुआ दिखाई पड़े। कोई भी डिप के अंदर खरीदारी और बाजार में एक जोरदार तेजी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ती है। तो आप उस लिहाज से देखिए करीब 13,000 के स्तरों के आसपास निफ्टी और करीब 30,000 के स्तरों के आसपास बैंक निफ्टी अब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल जय राजपूत जी का है फाइजर पे। राजपूत साहब, फाइजर इज एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक। पहली चीज़ 4300 का भाव आपका बुरा नहीं है और आपने जिस भाव पर खरीदा मेरे ख्याल से आपको शायद स्पेशल डिविडेंड भी मिलना चाहिए अगर आपने पुरानी खरीदारी की है तो। भाव भी ठीक है, क्वांटिटी भी ठीक है, टाइम फ्रेम दीजिए। इस कंपनी में बुराई नहीं है, कंपनी अच्छी है। 4900 के आसपास स्टॉक बंद हुआ, हाई इसने बनाया था 5600 रुपये के आसपास, 5700 रुपये के आसपास। उसके अभी रिसेंटली जब वो खबर आई थी तब 6000 तक भी गया था। तो आप वेट करें, कोई ऐसे इशू नहीं है इस कंपनी के साथ, आप बने रह सकते हैं। फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन स्लो मूवर है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, कोई ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है। इसके अलावा एक सवाल टाटा केमिकल पे सुबिन तलवार साहब का 292 पे खरीदारी है। सर एक जो मूव है आज शेयर में अच्छा देखने को मिला, इनफैक्ट सेकेंड हाफ में चला। आपके पास ये पड़े हुए हैं तो आप बने रह सकते हैं। नई खरीदारी आपके भाव से ऊपर है तो अभी आप ना करें, थोड़ा नीचे कूल ऑफ हो तो आप वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, सुरेश माली साहब पूछ रहे हैं कि 180 के प्राइस पे अदानी गैस पूछा था तो आपने बोला बहुत महंगा है, बट अभी शेयर प्राइस 320 हो गया। माली साहब अभी भी ये कहूँगा शेयर बहुत महंगा है। देखिए अदानी सारे अपने जो एंटी ग्रेविटी मूव है इन सब में कोई भी शेयर अपने फंडामेंटल को सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन चले जा रहा है। अब इस तरह की तेज़ी वाले शेयरों में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी भाव पे खरीद रहे हैं वो शेयर चल ही रहा है। ये वन फाइन डे सिचुएशन पलटेगी और ऐसी पलटेगी कि शायद मेजर लॉस देखे जाए। आप खुद समझिए कि अदानी गैस जैसा शेयर 1000 रुपये के आसपास पहुंच गया है, 200 के ऊपर मल्टीपल है। कोई भी बाजार का शेयर 200 के ऊपर मल्टीपल नहीं होता। लास्ट टाइम जो देखा गया था वो या तो जुबिलेंट फूड है जो कि इस तरह के मल्टीपल पे, लेकिन उनका प्रोडक्ट फिर भी आपको दिख रहा है बिकता हुआ, या फिर डी मार्ट है जो कि इस लेवल पर आया था वहाँ से नीचे आ गया। तो आमतौर पे इतना बड़ा मूव नहीं देखने को मिलता, लेकिन हिस्टोरिकल काइंड ऑफ मूव है। आप खुद ही समझिए 2,10,000 करोड़ की मार्केट कैप है पूरे ग्रुप की, जिसमें से 1,80,000 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ अदानी गैस का है। तो इस तरह के जो मूव देखने को मिल रहे हैं एग्जॉर्बिटेंट होते हैं। ऐसे मूव के साथ आप वैल्यूएशन भी भूल जाइए, नंबर भी भूल जाइए, डेट भी भूल जाइए। इनफैक्ट 1.5 लाख करोड़ का डेट है ग्रुप के ऊपर, प्लेज पड़े हैं सबके शेयर, लेकिन कोई बाजार फंडामेंटल को इस टाइम तवज्जो नहीं दे रहा है। तो ये कभी भी सिचुएशन पलटेगी और दिक्कत बढ़ सकती है। तो आप इसलिए कंजर्वेटिव रहिए। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, उनमें चले जाइए। छोटे मोटे मूव के लिए या फिर ऐसे इस तरह के मूव के लिए आप क्यों पैसा डालना चाह रहे हैं? अच्छे स्टॉक में लीजिए, समय दीजिए, पैसा वैसे ही बन जाता है। इसके अलावा टाटा मोटर 149 बाय किया है, शंकर जी पूछ रहे हैं। शंकर जी देखिए, आपकी भाव से तो अच्छा खासा ऊपर है। आज CLSA का इनफैक्ट दूसरी बार वही नोट आया जो पहले आ चुका है। 220 रुपये के टारगेट वो पहले भी दे रहे थे और अभी भी 220 रुपये के ही टारगेट्स उनके इंटैक्ट हैं। तो आप एटलीस्ट होल्ड करिए। कोई भी तेज़ी मिलती है 200 रुपये की रेंज में आया, थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाएँ, फिर नीचे मिले फिर आप खरीदारी करें। लेकिन हाँ, 220 ही अभी तक तो टारगेट सही दिख रहे हैं जो रीजनेबल है। उससे ज़्यादा या बहुत लंबे अवधि के लिए एटलीस्ट आप बड़ी तेज़ी की उम्मीद यहाँ ना लगाएं। इससे अच्छे अच्छे ऑटो स्पेस हैं के शेयर हैं, उनको आप देख सकते हैं। अच्छा, IDFC बैंक 2731 रुपये के दाम पर, लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल। अमित जी,
प्रदीप जी हमारे यहाँ बड़े बुलिश हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर। शेयर चला भी है लोअर लेवल से 15 रुपये चल के 36 रुपये की रेंज में तक आया भी था बीच में। इनफैक्ट संजीव भसीन जी बड़े बुलिश हैं स्टॉक को लेकर। नंबर्स लास्ट क्वार्टर के ठीक ठाक थे, उससे पहले वाले क्वार्टर के नंबर भी ठीक ठाक थे, तो अभी वेट एंड वॉच मोड में ही है। एचडीएफसी बैंक जो लोग बोलते हैं ऐसे बन जाएगा, उसकी तो उम्मीद थोड़ी कम दिखती है, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप बने तो रह ही सकते हैं। आपकी खरीदारी का दाम भी ठीक ठाक है, तो आप एटलीस्ट बने रहें, ऐसा तो कोई इशू नहीं है इसके साथ। डिविडेंड मिल ही रहा है आगे, लेकिन नंबर्स के ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा। नंबर्स जैसे जैसे इम्प्रूव हो वैसे वैसे आप इसके साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करिएगा। एक सवाल कृष्ण अग्रवाल साहब का है, विप्रो पर 100 शेयर हैं 342 रुपये के दाम पर। अग्रवाल साहब, आपका टाइम फ्रेम नहीं पता। विप्रो वैसे तो बायबैक में ही चल रहा है अभी, तो बायबैक के लिहाज से आप टेंडर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब वो आपको एक रीजनेबल डील मिल जाएगी निकलने के लिए इस कंपनी से, लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम लंबा रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप बने भी रह सकते हैं। फंडामेंटल वाइज तो अच्छी कंपनी है ही, कैश रिच है, प्रोडक्ट वाइज अच्छी है, अपने सेक्टर की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आईटी में ऐसा सुनने में है डीलर्स रूम में कि शायद थोड़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिले, तो आप एटलीस्ट नियर टर्म में तो होल्ड ही करें। और बाकी आप टेंडर में बायबैक करना चाहते हैं तो वो आपके लिए हमेशा एक ऑप्शन खुला हुआ है। सुल्तान पठान साहब, विशाल फैब्रिक्स के बारे में बताएं। 380 रुपये से लगातार लोअर सर्किट था कल तक, आज नहीं देखा मैंने। 2% का सर्किट आ गया जहाँ तक मेरा आइडिया है, और 130 रुपये के दाम पर आ गया है। फंडामेंटल इस कंपनी के है नहीं। बोनस की खबरें थी, या पता नहीं मिला है कि नहीं मिला, मंजूरी मिल गई थी शायद बोनस की। नंबर्स भी ऐसा कुछ सपोर्टिव है नहीं। आपको लॉस हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि लगातार लोअर सर्किट से शेयर चल रहा है। कोई भी तेज़ी मिले निकल जाएं, जैसे ही मौका मिले निकल जाएं, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। अच्छे कंपनियों में रहें, समय दें, पैसा बनता है। इस तरह की कंपनियों में ना जाए जो कि इजी मनी वाली है, या फिर जहाँ पर आपने धंधे का भी नहीं पता, कारोबार का नहीं पता, प्रमोटर का नहीं पता, हिस्ट्री का नहीं पता, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा जी, विशाल फैब्रिक्स के बारे में बात हो गई। अब एयरटेल 50-450 रुपये के दाम पर, प्लीज़ सजेस्ट बाय मोर और वेट। जैन साहब, अभी एटलीस्ट आप टाइम दीजिए, थोड़ा आपको नीचे मिले तो आप खरीदारी करिएगा। जब ये नीचे आया था 320 रुपये की रेंज में, तब आपको लेना चाहिए था, लेकिन अब थोड़ा चल चुका है शेयर, तो इस समय नहीं। हाँ, नीचे के दाम पे अगर आपको मिले तो आप वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल, शिल्पा मेडिकेयर 550 रुपये के दाम पर, मार्केट गोइंग अप बट इज नॉट गोइंग अप, शुड आई बुक लॉसेज। मित्तल साहब, वही अगेन 516 नहीं 509 वो लेवल है, 505 509 जिसकी, नहीं सॉरी 416 और 409 का वो लेवल है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। ये लेवल नहीं तोड़ता है स्टॉक, हर बार इन्हीं लेवल्स के आसपास आके घूम जाता है, तो इन लेवल को जब तक नहीं तोड़ रहा है तब तक तो एटलीस्ट आप बने रहें। बाजार की इस तेज़ी में ये चला था, थोड़ा सा बीच में गया भी था ऊपर के लेवल के आसपास, और वहाँ से नीचे आया है। तो जो भाव है, मैं कंफ्यूज हूँ 500 रुपये में या 400 रुपये में, लेकिन जो भी भाव है उस भाव के 9 का लेवल जो है, 409 या 509 जो भी लेवल है, वो लेवल पर आप नज़र रखिएगा जो अभी चल रहा है उसमें, उससे आमतौर पर घूमता है। तो वहीं अगर वो स्टॉप लॉस के तौर पर रखिए 405 409 की रेंज में, अगर वो तोड़ देता है क्लोजिंग बेसिस पर तो रिस्की हो सकता है, लेकिन सो फार सिचुएशन ख़राब नहीं है। ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट 800 रुपये हैं, राजेश अग्रवाल के टारगेट 800 रुपये हैं, 650 के तो एवरेज टारगेट हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, बने रह सकते हैं। अच्छा, शुड वी बुक प्रॉफिट एज मार्केट कैन गो करेक्शन नाउ। मित्तल साहब, ये बहुत मुश्किल है कहना कि प्रॉफिट लेना है कि नहीं, लेकिन हाँ, पार्शियल प्रॉफिट लेना इज़ एडवाइजेबल, वन। दूसरा, आप का टाइम फ्रेम डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ बायर ही हैं, आपको सेल से मतलब ही नहीं है, तो बात ही अलग है। लेकिन अगर आप बाय सेल दोनों करते हैं तो हाँ, आप ज़रूर कुछ प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। कुछ फंसी हुई पोजीशन से निकलने का मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर निकल सकते हैं। किसी रीजनेबली वैल्यूड कंपनी के अंदर पैसा डाल सकते हैं जो कि हायर लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है और अच्छी कंपनी है। लेकिन पार्शियल प्रॉफिट आप लेते चलें, वो ज़्यादा एडवाइजेबल है। बाजार किसी भी दिन अगर टूटता है तो लॉस या पोजीशन फंसने का डर नहीं है, आपके पास कैश होना चाहिए ताकि आप नीचे और माल ले पाए, तो उस हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। अच्छा जी, TCS 14 शेयर 2865, लॉस 9%, होल्ड और सेल। मन्नत अरोड़ा जी का सवाल। अरोड़ा साहब, देखिए, जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं वो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, और जितना लॉस आप बता रहे हैं 9%, ये कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है TCS के सामने है। ये पिछले 10 साल में, 2004 की लिस्टिंग है तो 16 साल में आप इसको हर साल के हिसाब से देखिए। किसी ने अगर 2004 में पैसा डाला, 5 में डाला, 7 में डाला, 10 में डाला, 12 में डाला, 14 में डाला,
तो उसको रिटर्न कैसा मिला, हर साल उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर से रिटर्न मिला। तो ये 2, 5, 10% में आप वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज को मत छोड़िए। टीसीएस इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी है और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, तो आप ऐसे नहीं इसको छोड़ सकते। आप टाइम दीजिए, अच्छा पैसा बना के देगा, लेकिन ट्रेडिंग के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको देख सकते हैं, उस हिसाब से ये शेयर है। अच्छा, बाटा इंडिया बाय किया जाए सर? अंसारी साहब, आज बाटा इंडिया में सेकंड हाफ में कुछ बाइंग तो आई थी। बीटीएसटी के लिए कोई इसे सजेस्ट कर भी रहा था किसी ब्रोकर ग्रुप में, लेकिन मूव आ चुका है। वैसे कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, दिग्गज कंपनी अपने स्पेस की, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे, पुरानी कंपनी है, मल्टीनेशनल है। तो आपको नीचे के दाम पे अगर मिले तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए विकल्प रहेगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन हाँ, ऊपर के दाम पर एटलीस्ट अभी के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से आप सोच रहे हैं तो हाँ, बीटीएसटी भी कर सकते हैं 2-4 दिन के लिए, लेकिन ये ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, उस लिहाज से आप देखिएगा। अच्छा, आखिरी में एक सवाल शर्मा विष्णु जी का, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यही है। अदानी ग्रीन 60 रुपये पे 600 का प्राइस है, बुक प्रॉफिट और होल्ड। शर्मा जी, 600 रुपये के दाम पर ख़रीदा है, ऑलमोस्ट डबल आपके दाम से हो चुका है, आपके पास 60 शेयर हैं। सिंपल एडवाइस ये है कि आपकी कॉस्ट जितनी है उतना निकाल लीजिए, बचे हुए के साथ आप रहिए। आगे जो कॉन्सिक्वेंस होंगे तेज़ी के या मंदी के, वो फ्री के प्रॉफिट में होंगे। तो एटलीस्ट आप कॉस्ट लेकर निकल गए हैं, बाकी प्रॉफिट के साथ आप बने रह सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वैसे भी चला हुआ स्टॉक है, हर तरफ चर्चा होनी शुरू हो चुकी है, कितने दिन और चलेगा कहना मुश्किल है। कुछ पैसा तो एटलीस्ट निकाल ही लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सारा ना भी निकालें तो कुछ तो आप निकाल ही सकते हैं। इसी नोट के साथ, अच्छा, वोडाफोन आइडिया पर सुमित जी का सवाल जाते थे, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया सर, एक ही चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं इसमें। 2880 करोड़ शेयर हैं टोटल वोडाफोन आइडिया के, टोटल शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स 2880 करोड़ लोगों के पास एटलीस्ट वो शेयर है, प्रमोटर के पास भी है और बाकी लोगों के पास भी हैं। तो इतनी बड़े इक्विटी बेस और किसी कंपनी का इंडिया में नहीं है। सबसे बड़ा इक्विटी बेस है इस कंपनी का पूरे इंडिया में। तो इतनी बड़ी इक्विटी जिस कंपनी की, उसे चलना कितना मुश्किल होगा, आप उससे अंदाज़ा लगा लिए। इसको चलाने वाले को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इतने सारे शेयरों को इकट्ठा करने में। तो इस तरह की कंपनी जिनका बहुत बड़ा इक्विटी बेस है, उसके एग्जाम्पल हैं वोडाफोन सबसे पहले नंबर पे, यस बैंक दूसरे नंबर पे, आईटीसी 5वें नंबर पे। इसी तरह की कंपनियां जो हैं वो आपको इस नंबर से दिखाई पड़ेंगी। तो इस तरह की कंपनीज को आप यूजुअली अवॉइड करें। वोडाफोन वैसे भी जब तक नंबर सिचुएशन ठीक नहीं हो रही, हाँ, एक ट्रिगर है कि अगर ये अपना टैरिफ बढ़ाएंगे तो एक छोटा सा स्पाइक ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे जब तक नंबर ठीक नहीं होंगे, डेट ठीक नहीं होगा, तब तक ये लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं बनती है। तो आप भारतीय एयरटेल को देखिए, रिलायंस जियो को देखिए, वोडाफोन को अवॉइड करिए। चलिए, इसी नोट के साथ हम सवालों को यहीं ख़त्म करते हैं, सवाल आपके सिलसिले को। माफ़ी उन सबसे जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सबका जिनसे हमने बातचीत की, जिनके सवालों को शामिल किया। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।